हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अर्पित कुमार की ऐसे कॉपी देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपना जो ऐसे है वो लिखा है। तो यहाँ पे ऐसे है, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बी ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी कि जिसके पास जीने के लिए क्यों कारण है वह लगभग कैसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है। तो ये ऐसे इन्होंने किस तरह से लिखा है इसे हम सीखेंगे। जिसके पास जीने के लिए कारण है वह लगभग किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने हिंदी कहानीकार अमरकांत द्वारा लिखित एक कहानी ज़िंदगी और जोक पढ़ी। कहानी का मुख्य चरित्र जो है शहर में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला रजुआ है। रजुआ अज्ञात कारणों से अपने गांव से यहाँ शहर चला आया था। शहर में उसके लिए जीवन कुछ खास अच्छा नहीं था। कई मायनों में तो यहाँ गांव से भी ज़्यादा कठिनाई थी। रजुआ यहाँ चोरी के मिथ्या आरोपों में मोहल्ले वालों से मार खाता है। दया का पात्र बनकर उसके बाद नौकरों का काम व बचा हुआ भोजन दोनों पा जाता है। दुर्भाग्यवश कुछ ही वर्षों पश्चात उसे हैजा संक्रमण होता है और वह कई दिनों तक बिना इलाज के तड़पता रहता है। पर रजुआ में जीवन के प्रति एक आकर्षण था। भले ही उसका जीवन निम्न कोटि का था, किंतु वह जीने की इच्छा से उद्वेलित था और अपने गांव में चीज़ें ठीक करने का उसके पास कारण भी था। अपनी इस जिजीविषा के फलस्वरूप रजुआ हैजा, गरीबी, भुखमरी, कलंक सभी को मात देता है और जीता है। यहाँ यह छोटा सा प्रसंग हमें हमारे शीर्षक के मर्म तक पहुँचाता है कि यदि हमारे पास जीने के लिए कारण है तो हम लगभग हर परिस्थिति को सहन कर जाते हैं। आगे सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से हम इसे और गहराई से समझेंगे। डार्विन के जैविक उद्विकास सिद्धांत के अनुसार मनुष्य समेत सभी प्रजातियों की पहली आवश्यकता है जीवन के अस्तित्व की। डार्विन ने यह वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि किस प्रकार जीने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रजातियां परिवर्तन आवश्यकता के फलस्वरूप खुद को ढालती आई हैं। मनुष्य जिसने हर परिवर्तन को आत्मसात किया है वह आज भी नियति को आकार दे रहा है। वहीं डायनासोर समेत कई प्रजातियां परिस्थितियों के वश में विलुप्त हो गईं। यह समझने के पश्चात कि जीवन की रक्षा प्राथमिक आवश्यकता है, हमें इसकी पड़ताल भी करनी चाहिए कि जीवन क्या है। जीना या सही मायने में जीना किसे कहते हैं? सबसे खतरनाक होता है सब कुछ सहन कर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना, रोज काम पर और काम से लौटकर घर को आना। उपयुक्त पंक्तियां जीवन के उस रूप को व्याख्यायित कर रही हैं जिसे वर्तमान उपभोक्तावादी मानसिकता ने स्वीकारा हुआ है, जिसमें भौतिक साधनों का एक रूप तथा यांत्रिक कार्य को जीवन माना गया है। हालांकि जीवन के अन्य आयाम भी हैं, जिसमें से पहला है रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु संघर्ष करना। वहीं जीवन का दूसरा आयाम उसकी व्यापकता है, अर्थात स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार युक्त जीवन हेतु संघर्ष करना। एक समावेशी प्रगतिशील राष्ट्र में जीवन को आकार देना। आज 21वीं सदी में जब मानव चांद तथा महासागरों का अन्वेषण कर रहा है, तब यह विडंबना है कि कुछ समाज में रोटी, कपड़ा तथा मकान के लिए भी मनुष्य को संघर्ष करना पड़ रहा है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया समेत अधिकांश अल्प विकसित तथा नृजातीय संघर्षों की पीड़ा झेल रहे समाज में जीवन जीने के लिए इन अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसा नाजी शासन में युद्ध संहार के समय एक छोटी किंतु साहसी बच्ची एनी फ्रैंक को जीवन हेतु सामना करना पड़ा था। क्योंकि हमारे पास इसका उत्तर नहीं है कि इस जीवन के पश्चात क्या होता है, जीवन के बाद की स्थिति में हमारा अस्तित्व क्या है। इस वजह से हम इसी जीवन में संपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। किसी कवि ने कहा भी है, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। अब अगर हम
विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए जीवन के व्यापक आयाम पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे यही वह कारण है जो हमें जीवन जीने का अर्थपूर्ण उद्देश्य देता है। स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य परिवार, समाज तथा राष्ट्र की रक्षा, समाज की बेहतरी और अपने सिद्धांत की रक्षा ऐसे कुछ कारण हैं जो हमें साहस देते हैं। इन्हीं मूल्यों में से स्वतंत्रता, समानता तथा राष्ट्र की प्रगति से उद्वेलित भगत सिंह लगभग हर परिस्थिति को सहन कर जाते हैं। जेल की यातना से लेकर भूख तक को भी वह सिर्फ इसलिए सह पाते हैं कि उन्हें अपने राष्ट्र को जिंदा रखना था। भारत समेत एशिया, अफ्रीका के अधिकांश स्वतंत्रता नायकों ने अपने राष्ट्र की जीवंत सांसों हेतु साम्राज्यवाद की हर एक यातना को सहा। वर्तमान में भी जब रूस ने यूक्रेन पर सशस्त्र संघर्ष आरोपित किया हुआ है, तब यूक्रेन अदम्य प्रतिरोध का परिचय दे रहा है और यह साहस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के खिलाफ है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि प्रत्येक यूक्रेन नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद तथा स्वाभिमान से प्रेरित होकर हर दबाव सहने के लिए तैयार है। इस चर्चा के लिए दूसरे पक्ष पर भी अब विचार करना आवश्यक है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हम सभी के पास जीने के लिए वह कारण हो जो हमें सब कुछ का प्रतिरोध करने के लिए तैयार करे। इसका एक प्रमुख कारण सामाजिकरण की प्रक्रिया में है। जो समाज स्वतंत्रता, अपने मूल्यों की रक्षा हेतु जितना अड़िग होगा, उस समाज की अगली पीढ़ी उन मूल्यों की रक्षा हेतु उतना ही अदम्य साहस प्रस्तुत करेगी। यथा भारत में लोकतंत्र इसकी जीवन शैली का भाग है। ऐसे में जब 1970 से 80 के दशक में भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रभाविता के सम्मुख प्रश्न खड़े हुए, तब टी.एन. शेषन जैसे आयुक्त व संपूर्ण संस्था ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक राजनीतिक दबाव को सहा। वहीं चीन, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र जैसे मूल्य इतने दृढ़ नहीं हैं कि वर्तमान पीढ़ी उनकी रक्षा हेतु राज्य के दबाव, शोषण का प्रतिकार करने में समर्थ हो सके। बात को संपूर्णता में समझने के लिए अगर एक और आयाम पर विचार करें कि क्या जीने की चाह हेतु आवश्यक है कि हर परिस्थिति मानवीय अमानवीय सहन की ही जाए, यह कहने में या स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है कि संघर्ष जीवन का एक भाग है, किंतु यह तब अमानवीय हो जाता है जब इसे कृत्रिम रूप से आरोपित किया जाए। संसाधन समानता के अभाव में लड़े गए एक जीवन को महिमान्वित कर सभी से वही आशा की जाए। यथा मैंने जब उसको देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गोली जैसा चलता देखा। उपयुक्त पंक्तियों में हमें दशरथ माझी, मिल्खा सिंह, चिपको आंदोलन आदि कई संघर्ष की झलक मिलती है, किंतु क्या इनके संघर्ष को इतना सामान्य किया जाना चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति से यह कहा जाए कि अगर तुम्हें जीना है तो हर परिस्थिति को सहन करना सीखो। वर्तमान में कोटा में हो रहे विद्यार्थियों की आत्महत्या क्या इसी मानसिकता का परिणाम नहीं है? समाज तथा हमने ऐसे मानक पहले से निर्धारित कर रखे हैं कि आज उनमें परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं हो पा रहा। यांत्रिक रूप से हमारे जीवन जीने के कारण वही आरोपित मानक बन चुके हैं। आज यह वर्तमान समय की आवश्यकता है कि समाज, सरकार व न्यूनतम जीवन स्थितियां प्रदान कराए, जहां दशरथ माझी को स्वास्थ्य हेतु पहाड़ न करना पड़े, भगत सिंह को स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु जीवनोत्सर्जन न करना पड़े, जीवनोत्सर्ग न करना पड़े तथा पर्यावरण बचाने हेतु चिपको उदाहरण न करना पड़े। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई वाला।
अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, अगर आप नहीं करने देते मदद अपनी, न करने देते दूसरों की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब, अगर आप नहीं करने देते मदद अपनी न करने देते दूसरों की। नेरुदा की ये कुछ पंक्तियाँ हमारी संपूर्ण चर्चा को संक्षेप में उद्घाटित करती हैं। जहाँ जीना जैविक उद्विकास की प्राथमिक शर्त है, वहीं यह जीना जीवन जब तक आकार नहीं ग्रहण करता, जब तक हम अपना उद्देश्य नहीं पाते। यह उद्देश्य समाज हित में ज़रूर हो सकता है, लेकिन समाज द्वारा थोपा नहीं हो सकता। यह उद्देश्य जीवन सार्थक व्यापक होगा, जीवन उतना ही सहज और सार्थक होगा। हालांकि सामूहिक रूप से हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य वर्तमान समय में जीवन की दिशा निर्धारित न कर पाए। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ जीवन जीने के कारण का रजुआ की अभावग्रहण जिंदगी न हो, बल्कि समाज, राष्ट्र, व्यक्ति की प्रगति के स्वप्न हों। सेक्शन बी में इन्होंने एक और ऐसे लिखा है, ये है, सामाजिक कुरीतियाँ व्यवहार में पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अपना रूप बदलती जा रही हैं। Social evils have not completely left the ground, instead are changing their form। ये एक ऐसे इन्होंने किस प्रकार लिखा है, ये देखते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषकों तथा समाज शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उनकी गतिविधियाँ, संबंधों आदि का व्यापक कैनवास समाज ही है। मनुष्य तथा समाज एक अन्योन्याश्रय संबंध है। यथा मनुष्य समाज को प्रभावित भी करता है तथा समाज से चालित भी होता है। समाज की अपनी एक विशेष कार्यप्रणाली होती है जो लगभग क्षेत्र तथा समय निरपेक्ष है। इसी क्रम में समाज अपने संचालन हेतु नियमों का आकार देता है, कुछ सामूहिक मान्यताओं को गढ़ता है, अपनी नैतिकता की प्रतिमान घोषित करता है, किंतु दुर्भाग्यवश यह प्रणाली समय के साथ तारतम्य नहीं बैठा पाती और इसकी वर्गीय हितों के अनुसार व्याख्या होने लगती है, जो अंततः कुछ रीतियों को कुरीतियों में परिवर्तित करता है। और यही कुरीतियाँ समाज के साथ व्यक्ति की चेतना की जगह जड़ता को प्रोत्साहित करने लगती हैं। यथा अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में व्याप्त रंगभेद, भारत में मध्यकाल तथा प्रारंभिक आधुनिक काल में व्याप्त बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, छुआछूत, जातीय शोषण, हाथ से मैला ढोने की प्रथा आदि विद्यमान थी। हालांकि 18 से 19वीं सदी से आज हमने 21वीं सदी तक की यात्रा की है। निसंदेह हमने प्रगति की होगी, किंतु क्या यह प्रगति पर्याप्त हुई है कि इन कुरीतियों का खात्मा हो गया है, या ये आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है? ये कुरीतियाँ कहीं आज बदलते हुए स्वरूप में सामाजिक स्वीकृति तो नहीं हासिल कर चुकी हैं? उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर खोजने से पहले हमें इन कुरीतियों के उन्मूलन के अतीत में किए गए प्रयासों से परिचय पा लेना चाहिए। मध्यकाल में सामंतवाद की परिणति यूरोपीय समाज में दास व्यवस्था के रूप में हुई थी। यह अत्यंत भयानवीय व्यवस्था, जहाँ कुछ लोग अन्य के लिए साधन के रूप में उपयोग में आते थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने इस दास व्यवस्था का यूरोप से तो उन्मूलन कर दिया था, किंतु यह अमेरिका व अफ्रीका में परवर्ती समय तक जारी रही। इस प्रकार रंगभेद यहाँ
श्वेत अश्वेत के मध्य भेदभाव कायम था। पश्चिमी राष्ट्रों से 20वीं सदी के परवर्ती चरणों में ही खत्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में भी नवजागरण के रूप में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय दत्त, ज्योतिबा फूले